ये बताइए कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में से कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ट्रेडिंग के लिए सबसे प्रॉफिटेबल होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे तरफ और मेरा जो ऑनेस्ट ज़्यादातर आंसर रहता है वो ये है कि दोनों कंपैरेबल नहीं है। दोनों का कोशिश वही है, मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक सेक्टर को समझना, लेकिन दोनों का जो पाथ है वो अलग है। सो ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। इससे अच्छा, इससे बेहतर ये होगा कि हम समझे कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस है क्या, उसका स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या क्या है, और सिमिलरली समझे कि फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या है, और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ फिट होता हूँ, क्या मैं दोनों कर पाऊंगा या किसी एक पे फोकस करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ की डिफरेंस क्या है बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जो मेन डिफरेंसेस है उसको समझने के लिए मैं आपको मेरे इस नोटपैड में लेके आता हूं, जहां पे हम लोग थोड़े नोट्स लिखेंगे और लिख के समझेंगे कि मेन डिफरेंसेस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इन दोनों फील्ड ऑफ एनालिसिस के क्या क्या है। फर्स्ट एक काम करता हूं, बीच से एक वर्टिकल लाइन खींच के दो पार्ट बना लेते। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड TA लिखता हूं, मतलब टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, और ऑन द राइट हैंड साइड FA लिखता हूं, इसका मतलब हो जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस। फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा वो है कि टेक्निकल एनालिस्ट फोकस्ड करता है स्टॉक पे और उसके लिए वो ट्रैक करता है प्राइस। फंडामेंटल एनालिस्ट ऑन द अदर हैंड फोकस करता है कंपनी पे और इसके लिए वो जो ढूंढना चाहता है वो है उस कंपनी का, उस स्टॉक प्राइस का वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है। ये डिफरेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको इमीडिएटली लगेगा कि स्टॉक और कंपनी ये तो एक ही बात है ना, कि स्टॉक और कंपनी में कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, स्टॉक और कंपनी डिफरेंट चीज़ होते हैं। और ये डिफरेंस समझने के लिए मैं काम करता हूँ, आपको मेरे ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन में मेरे हिसाब से अगर एक रिलायंस का एक पुराना एग्जाम्पल देखे तो अच्छी तरह से ये डिफरेंस समझ में आएगा। सो ये देखिए, ये रिलायंस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। इसको मैं काम करता हूँ मंथली पे लेके जाता हूँ बिकॉज मुझे अभी भी याद है कि एक दायरा था, एक टाइम पीरियड था जब रिलायंस ऑलमोस्ट 8 साल रेंज बाउंड रहा था। ये देखिए यहाँ पे आपको मई 2009 से ऑलमोस्ट दिसंबर 2017 तक 8 साल ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड प्राइस एक्शन देखने को मिला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज लार्ज कैप हैवीवेट इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक में। मुझे क्लियरली याद भी है कि इस दरमियान साल दर साल जब एक इंडेक्स स्टॉक ऐसे अंडर परफॉर्म मतलब चल नहीं रहा है, टूट भी नहीं रहा है और ऊपर जा भी नहीं रहा है, रेंज बाउंड है, तो धीरे धीरे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने अपना होल्डिंग रिलायंस इंडस्ट्री में घटाते गया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप दिसंबर 2016 का अगर होल्डिंग्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के होल्डिंग बहुत कम थे, बिकॉज जो चल नहीं रहा है उसको घटाओ, जो चल रहा है उसको बढ़ाओ। इस दरमियान इन 8 सालों में क्या रिलायंस एज अ कंपनी बेकार था, एकदम खराब कंपनी, फंडामेंटल्स थे क्या? अब मैं फंडामेंटल्स ट्रैक नहीं करता हूँ जिस हिसाब से मैं प्राइस को ट्रैक करता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि इस दरमियान कंपनी में उतना कुछ खराबी था। अगर होता तो रेंज बाउंड नहीं होता, गिर जाता, नीचे आ जाता। लेकिन अगर स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस 8 साल दरमियान क्या ये एक खराब स्टॉक था? और मेरा जवाब होगा हाँ, ये खराब स्टॉक था। क्योंकि जब आप और मैं कोई भी स्टॉक या कंपनी पे इन्वेस्ट करते या ट्रेड करते, जिस मोमेंट हम लोग उसको खरीदे उसके बाद हम लोग का एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन क्या होता है कि वो ऊपर जाएगा। अब वो किस कारण ऊपर जा रहा है या बिना कोई कारण ऊपर जा रहा है, मुझे और आपको क्या लेना देना है? मुझे और आपको तो प्रॉफिट से लेना देना है, करेक्ट? वही होता है ट्रेडर। एक नॉट सो गुड कंपनी हो सकता है, बेकार कंपनी, उसका स्टॉक बहुत अच्छा हो सकता है,
हो सकता है वो स्टॉक रोज़ाना चल रहा है, कंपनी में कुछ खास है ही नहीं, हो सकता है, होता भी है। और ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं कि कंपनी में कुछ खराबियाँ सच है नहीं, एक सर्टेन मैनेजमेंट चेंजेस से जा रहा है, कुछ तो कारण होगा जिसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है, स्टॉक खराब है, लेकिन क्योंकि 8 साल से आप इसको होल्ड करते रहेंगे, ये आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा नहीं, वैल्यू क्रिएट करके देगा नहीं। तो स्टॉक बेकार, लेकिन कंपनी ठीक ठाक ही है, अच्छा ही है, एंड ऑपोजिट भी हो सकता है। सो ये जो अंडरस्टैंडिंग रहा स्टॉक और कंपनी का, ये मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का। टेक्निकल एनालिसिस का फोकस रहता है प्राइस पे, मतलब स्टॉक पे, और फंडामेंटल एनालिसिस का फोकस रहता है कंपनी पे, जिससे कि वो कैलकुलेट करना चाहता है इस कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, इसका वैल्यू क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर जाए तो यहीं से जो फर्स्ट पॉइंट है, यहीं से हम लोग सेकंड पॉइंट तक जा सकते हैं कि इसके जो टेक्निकल एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिसिस का ये जो स्टॉक का जो प्राइस है, इसका जो डेटा जो वो इवैल्यूएट एनालाइज करता है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा। एक फंडामेंटल एनालिस्ट जो कंपनी को एनालाइज करेगा, वो क्या देख के एनालिसिस करेगा, वो बैलेंस शीट देख के एनालाइज करेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस देख के एनालाइज करेगा, वो मैनेजमेंट को ट्रैक करेगा, जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है, बोर्ड मीट्स हो रहा है, जो डेटा निकल के आ रहा है। अब आप पूछिए कि क्या एक कंपनी का जो दायरा होता है काम करने का, इंडस्ट्री का एक दायरा होता है प्रोडक्शन करने, क्या वो रातों रात चेंज हो जाता है? नहीं, राइट। ऐसे चेंजेस बहुत वक्त लेता है। सो जो फंडामेंटल एनालिस्ट का जो डेटा है, क्या उसके पास रोज़ाना आता है या रोज़ चेंज होता है? बिल्कुल नहीं। 3 महीने में एक बार क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसके बीच में कंपनी कुछ अनाउंस कर सकता है, कुछ ऑर्डर इधर उधर उसको मिल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट फ्रीक्वेंसी कम है। इसीलिए वो उसका जो एनालिसिस होता है उसमें वो वक्त ज़्यादा लेता है, उसका होल्डिंग पीरियड ज़्यादा होता है, वो मोर इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होता है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड लिख सकता हूँ कि अगर मैंने कंपनी को एनालाइज करके सोचा कि इसका वैल्यूएशन सस्ता है, चलो इसको खरीदते, क्या मैं परसों इसका वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जब डेटा आएगा तब उसको रीइवैल्यूएट करेंगे, और डेटा आएगा 3 महीने बाद या 2-3 महीने बाद। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को देखें, तो क्या मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस एज अ सब्जेक्ट मोर ट्रेडिंग ओरिएंटेड है, बिकॉज यहां पे तो मेन फोकस कहां पे है, यहां पे तो मेन फोकस है प्राइस पे। और प्राइस का फ्रीक्वेंसी क्या है? प्राइस का फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, और अगर मार्केट ठीक ठाक ना रहे तो ऐसे भी हफ्ता हो सकता है, 2 हफ्ते में स्टॉक 10, 15, 20% का भी करेक्शन या फिर रैली दे सकता है। सो टेक्निकल एनालिस्ट जो पैरामीटर को देख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर को जो वो देख रहा है, वो प्राइस है, और प्राइस का चेंज होने का फ्रीक्वेंसी बहुत फ्रीक्वेंट है, वेरी हाई है। और इसीलिए एक ट्रेडर जो आज बुलिश है, वो नेक्स्ट फ्राइडे तक, 7 दिन बाद, 5 दिन बाद बेरिश हो सकता है, बिकॉज अगर प्राइस चेंज हो गया, चार्ट्स के स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो उसका व्यू भी चेंज हो जाएगा। फंडामेंटल का भी व्यू चेंज होगा, लेकिन चेंज होते होते प्रॉब्लली 3, 4, 5, 6 क्वार्टर लग जाएगा या साल लग जाएंगे। सो ये फ्रीक्वेंसी के कारण अ टेक्निकल एनालिसिस या फिर टेक्निकल ट्रेडर एनालिस्ट ज़्यादातर ट्रेडिंग ओरिएंटेड है, या फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी लिख सकता हूँ, ट्रेडिंग / शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड है, शॉर्ट टर्म। और एक फंडामेंटल एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड है। मेक सेंस? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है फॉर डिकेड्स और 5 years, देन आप फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और अगर आपको शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से कमाना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप टेक्निकल्स को ज़्यादा अहमियत देंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, और ये जो थर्ड पॉइंट है, ये कुछ हद तक मैंने अपने इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। वो ये है कि कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट एनी एसेट क्लास, एनी टाइम फ्रेम ट्रेड कर पाएगा। एनी एसेट क्लास और एनी टाइम फ्रेम, मतलब टेक्निकल एनालिसिस एक बार अगर आप समझ लेते हो, तो वो आप शेयर्स, वो आप कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसी, कहीं पे भी करेंसीज, कहीं पे भी आप इम्प्लीमेंट करके, एनालाइज करके ट्रेड कर पाएंगे। उसके लिए आपको अलग से उस एसेट क्लास को ट्रेड करने के लिए अलग से कुछ सीखने का, जानने का ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, तो यहाँ पे कुछ हद तक ये लिमिटेड है, बिकॉज आपका तो बैंडविड्थ, आपका एक दिन का जो 24 घंटा है,
वो तो लिमिटेड ही है, राइट। और अगर आप पूरी तरह से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर पे फोकस करेंगे तो आप दूसरे एसेट क्लासेस, सोचिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो गोल्ड में करेंगे या फिर क्रिप्टो में करेंगे, क्रिप्टो का फंडामेंटल्स क्या है, या फिर क्रूड नेचुरल गैस, उसको समझना पड़ेगा। और आप कितना ही समझ लेंगे फ्रॉम अ डीप फंडामेंटल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट पॉसिबल। सो फंडामेंटल्स कुछ हद तक लिमिटेड है और टेक्निकल्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वही एनालिसिस आप किसी भी टाइम फ्रेम पे किसी भी एसेट क्लास कर पाएंगे। आप इंट्राडे कर पाएंगे, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कर पाएंगे, लेकिन फंडामेंटल्स करके आप इंट्राडे शॉर्ट टर्म करना संभव नहीं है। उसके लिए आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम का ज़रूरत है, ठीक है। सो ये रहा मेरा की डिफरेंसेस टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बीच। होपफुली आप समझ पाएंगे कि नंबर 1, दोनों में कंपैरिजन वर्सेस ये सब नहीं करना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए, दोनों के प्रोज कॉन्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस क्या है, और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट खुद को समझना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद क्या मेरा उपाय होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये रहा मेरा 3 मेन पॉइंट्स बिटवीन टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपके पास ऐसा कोई पॉइंटर है तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड ट्रेड वेल।